तो आज हम अपना सीएसएस को स्टार्ट करते हैं। और सीएसएस के लिए सबसे पहले एक एचटीएमएल की फाइल बनाइए। तो यहाँ पर हमने फाइल का नाम दिया इंडेक्सी। और सीएसएस हमारा जो यूज होगा वो तीन टाइप से यूज होता है। सीएसएस का नाम होता है कैस्केड स्टाइल शीट। हमने जो एचटीएमएल पढ़ा है उस पर हमें स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग करने के तीन वे हैं यहाँ पर। नंबर वन, इनलाइन सीएसएस। नंबर टू, इंटरनल। और नंबर थ्री हमारी है एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस को आपको बॉडी में एलिमेंट बाय एलिमेंट यूज करना होगा और एक अट्रीब्यूट यूज स्टाइल अट्रीब्यूट्स। एक स्टाइल नाम का अट्रीब्यूट्स यूज करते हुए आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट इनलाइन सीएसएस को यूज करना होगा। इंटरनल के लिए आपको हेड में जाना है, हेड सेक्शन में। और हेड सेक्शन के अंदर आपको एक सीएसएस का एरिया क्रिएट करना होगा। तो सीएसएस का एरिया क्रिएट करने के लिए यूज स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज। आप जो स्टाइल टैग ओपन क्लोज करेंगे उसके बीच में जो एरिया क्रिएट होगा ये वाला, वो सीएसएस के लिए बनेगा। उसमें केवल और केवल सीएसएस का कोड हो सकता है। थर्ड सीएसएस का नाम है हमारा एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल के लिए हमें एक न्यू फाइल बनानी होगी और उस फाइल को डॉट सीएसएस एक्सटेंशन से सेव करना होगा। और जिस एचटीएमएल की फाइल में आपको रिजल्ट चाहिए उस एचटीएमएल की फाइल में उसको लिंक करना होगा। ब्राउजर पर कभी सीएसएस की फाइल लोड नहीं होती है, ब्राउजर पर हमेशा एचटीएमएल की फाइल लोड होती है। एचटीएमएल में हमने जो भी एलिमेंट लिखे हैं उन एलिमेंट के ऊपर हमारी सीएसएस इंप्लीमेंट होती है। तो जब क्रिएट ए न्यू फाइल, देन से फाइल नेम, जो भी फाइल का नेम होगा उसका एक्सटेंशन होगा डॉट सीएसएस, देन लिंक इन एचटीएमएल फाइल। और जिस एचटीएमएल की फाइल पर आप लिंक कर देंगे उस फाइल पर उस सीएसएस का रिजल्ट इंप्लीमेंट होगा। यहां पर नेक्स्ट आता है सेलेक्टर। एचटीएमएल में जितने भी एलिमेंट, जितने भी टैग पड़े हैं वहां पर उनको टैग या एलिमेंट बोलते हैं, यहां पर उनको सेलेक्टर बोलते हैं। सेलेक्टर हमारे दो टाइप के। नंबर वन, प्री डिफाइंड सेलेक्टर। प्री डिफाइंड सेलेक्टर कौन कौन से होंगे? जैसे आपने पढ़ा है H1, आपने पढ़ा पैराग्राफ, आपने पढ़ा इनपुट, आपने पढ़ा IMG। अगर इनको लेते हुए अगर आप कोई सीएसएस कर रहे हैं इसका मतलब ये प्री डिफाइंड सेलेक्टर की हेल्प से सीएसएस हो रही है। दूसरा होता है नंबर टू, यूजर डिफाइंड सीएसएस। यूजर डिफाइंड सेलेक्टर, यूजर डिफाइंड मतलब जो हमारे प्री डिफाइंड सेलेक्टर हैं इन प्री डिफाइंड सेलेक्टरों को यूजर डिफाइंड बनाना होगा। तो यूजर डिफाइंड बनाने के पास हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर वन, एक होता है आईडी सेलेक्टर और दूसरा होता है हमारे पास क्लास सेलेक्टर। जो आईडी सेलेक्टर है हमारा ये यूनिक होता है और जो क्लास सेलेक्टर है हमारा ये नॉट यूनिक होता है, यूनिक नहीं होता। यूनिक और नॉट यूनिक का मतलब क्या बताएंगे? जब आईडी सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं तो आपको हैश सिंबल का यूज करना पड़ेगा इसके साथ, और अगर आप क्लास सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं तो आपको डॉट सिंबल का यूज करना होगा इसके साथ।
यहाँ पे हमारी कुछ और सीएसएस है। हमारी होती है एक ग्रुप। हम प्री डिफाइंड सिलेक्टर का ग्रुप बना सकते हैं। हम प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड सिलेक्टर का ग्रुप बना सकते हैं। हम यूजर डिफाइंड सिलेक्टर का ग्रुप बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे ग्रुप बनाने होंगे। दूसरी होती है हमारी यूनिवर्सल सीएसएस। यूनिवर्सल सीएसएस भी देखेंगे, यूनिवर्सल सीएसएस का मतलब क्या है। तो ये हमें सीएसएस का कंटेंट पढ़ना है। सीएसएस को देख, और सबसे पहले हमारी सीएसएस का नाम है इनलाइन सीएसएस। तो यहाँ पे एक फाइल बनाता हूं मैं, index2, और मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट डाला। एक H1 हेडिंग ही डाली, और यहाँ पर एक पैराग्राफ ले ली। फाइल को रन कीजिए, और देखो जी सीएसएस कोई छोटा पार्ट नहीं है, सीएसएस बहुत बड़ा पार्ट है। तो सीएसएस को हम वैसे आगे जो पढ़ेंगे वो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल में हमें क्या देखना है, फिलहाल में हमने जो ये लिख रखा है इन सभी को पहले देखना है कि ये होता क्या है। तो मैं यहाँ पर सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टी लूंगा, उन्हीं प्रॉपर्टियों को बार बार यूज करूंगा। उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक सीएसएस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कौन सी सीएसएस लगानी है, सबसे पहले इनलाइन सीएसएस लगानी है। इनलाइन सीएसएस के लिए आपको एक एट्रीब्यूट्स यूज करना है। एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है, स्टाइल। और आपको पता है एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लगता है। यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट्स का काम क्या है, सीएसएस को इंप्लीमेंट करना। स्टाइल एक एट्रीब्यूट्स का नाम है, डबल कोट्स के अंदर आपको उसकी वैल्यू देनी होगी, लेकिन वैल्यू किसकी आएगी, सीएसएस की। अब यहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टी देने के लिए पहले प्रॉपर्टी का नाम आता है, कॉलन, देन उसकी वैल्यू आती है। इसको सेमी कॉलम से टर्मिनेट करना मस्ट होता है। नेम टू, जो भी नाम होगा, कॉलन वैल्यू टू। आपको कुछ इस टाइप से सीएसएस की प्रॉपर्टी लगानी होगी। तो मैं क्या करता हूं, स्टाइल लगाया, मैंने यहाँ पे कहा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो एक सीएसएस की प्रॉपर्टी का नाम है, और इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दो। मैं डाल दिया ऑरेंज। तो यहाँ पर देखेंगे H1 के बैकग्राउंड में 100% विड्थ पर एक ऑरेंज कलर फिल हो चुका हो, और ये 100% को कवर करेगा क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट होता है। जितने भी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो 100% विड्थ को ही कवर करते हैं। अब मैंने कहा इसका जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में लाना है। तो यहां पर लिखूंगा टेक्स्ट अलाइन, ये प्रॉपर्टी का नाम है, टेक्स्ट हाइफन अलाइन। सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे कहाँ चाहिए इसको, सेंटर। इसको सेमी कॉलम से टर्मिनेट करना मस्ट होगा। दो प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये मेरा सेंटर में आ गया। सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो आगे की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। ये देखो एरर आ गया तुरंत। तो सेमी कॉलम से हर प्रॉपर्टी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहे इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट कलर के लिए यहाँ पे कलर नाम की प्रॉपर्टी, और कलर कह दिया मैंने व्हाइट ही। टर्मिनेट कीजिए, तो यहाँ पे फॉन्ट का कलर इसका व्हाइट आ रहा होगा। अब मुझे इस पैराग्राफ में लगाना है, तो पैराग्राफ के अंदर अगेन स्टाइल एट्रीब्यूट्स, मुझे इसका फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट हाइफन साइज। अब एचटीएमएल में लिमिटेशन थी +4, लेकिन यहां कोई लिमिटेशन नहीं है, कितना भी साइज इंक्रीज हो सकता है। मैंने कहा 40 पिक्सल, इसका साइज 40 पिक्सल का हो चुका होगा। मैंने कहा 2 पिक्सल, 2 पिक्सल भी हो चुका होगा। डिक्रीज हो रहा है, कितना छोटा हो गया देख रहे हैं आप। तो कितना भी इंक्रीज कितना भी डिक्रीज, तो मैंने कर दिया 29 पिक्सल। तो साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकते हैं। मैंने कहा इसके चारों तरफ एक बॉर्डर आना चाहिए। बॉर्डर कह दिया मैंने डॉटेड बॉर्डर आ जाए, तो यहाँ पे एक डॉटेड बॉर्डर भी आ रहा हो। तो अगर आप इस टाइप की सीएसएस करते हैं, इस टाइप की सीएसएस को बोलते हैं कि ये कौन सी सीएसएस है हमारी, इनलाइन सीएसएस। अब नेक्स्ट सीएसएस का नाम है हमारा इंटरनल सीएसएस।
तो यहां पर मैंने कुछ कंटेंट डाला, S2, कुछ S2 है मेरे पास और कुछ पैराग्राफ है, कुछ पैराग्राफ है और कुछ हेडिंग है मेरी। फाइल को रन कीजिए। तो मैंने बताया था कौन सी सीएसएस मेरी इंटरनल, इंटरनल के लिए क्या करना है आपको, हेड में जाना होगा और हेड के अंदर आपको एक एरिया क्रिएट करना है। तो हेड के अंदर जाओ जी, और इस हेड के अंदर हमें एक एरिया क्रिएट करना होगा टाइटल के तुरंत बाद, यहां पर स्टाइल टैग ओपन क्लोज। अब ये एरिया जो है सीएसएस के लिए रेडी, यहाँ पे सीएसएस का ही कोड हो सकता है, बाकी एचटीएमएल का कोड नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे स्टाइल टैग इंडिकेट कर रहा है कि ये एरिया जो क्रिएट हुआ हमारा सीएसएस का हुआ। अब आपको देखना है बॉडी के अंदर हमारे कौन कौन से प्री डिफाइंड सेलेक्टर हैं। तो बॉडी के अंदर हमारे दो प्री डिफाइंड सेलेक्टर हैं, एक S2 और एक पैराग्राफ। तो यहाँ पे पहले प्री डिफाइंड सेलेक्टर का नाम S2, इस S2 पर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर अब हमें प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी की वैल्यू डालनी होगी। हमने कहा इसका बैकग्राउंड ब्लू आ जाए, फॉन्ट का कलर व्हाइट आ जाए। तो बॉडी के अंदर जितने भी S2 होंगे उन सभी का बैकग्राउंड ब्लू और फॉन्ट का कलर व्हाइट आ रहा होगा। ठीक है जी। अब इसकी जो विड्थ आ रही है बाय डिफॉल्ट 100% पे आ रही है, हमें 100% पे विड्थ नहीं चाहिए। तो हमने कहा विड्थ 50% किसका लेगा, बॉडी का, क्योंकि परसेंट किस पर डिपेंड होती है, पेरेंट पर। तो यहां पर S2 का पेरेंट कौन है, बॉडी। तो ये बॉडी की 50% विड्थ पर आ रहा होगा। अब मैं टेक्स्ट अलाइन करता हूं सेंटर, यहां पर कहा टेक्स्ट अलाइन, तो ये किसका सेंटर लेगा, 50% का। अब बॉडी का नहीं लेगा क्योंकि इसकी विड्थ कितनी हो चुकी है, 50%, और 50% के सेंटर में आ रहा होगा कंटेंट आपका। इसी तरीके से पैराग्राफ पर आया, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, पैराग्राफ पर आया कर्ली ओपन कर्ली क्लोज। मैंने कहा इसका फॉन्ट का साइज, फॉन्ट साइज का मैंने, इसका फॉन्ट का साइज आना चाहिए 40 पिक्सल। तो बॉडी में जितने भी पैराग्राफ हैं सभी का फॉन्ट का साइज 40 पिक्सल का। फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कलर नाम की प्रॉपर्टी मैंने कहा ग्रीन आना चाहिए। तो सारे पैराग्राफ का फॉन्ट का कलर ग्रीन भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे S2 लिया है आपने, प्री डिफाइंड सेलेक्टर लिए हैं, तो बॉडी में जितने भी S2 है सब पर इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर आपको सारे S2 पर अलग अलग इफेक्ट चाहिए तो इन प्री डिफाइंड सेलेक्टरों को यूजर डिफाइंड बनाना पड़ेगा, वो यूजर डिफाइंड बताएंगे आगे। फिलहाल में ये मेरी इंटरनल सीएसएस होती है जो हेड में आप प्री डिफाइंड सेलेक्टर की। नेक्स्ट सीएसएस का नाम है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हमें क्या करना होगा, एक न्यू फाइल बनानी है, उस फाइल को सेव करना है, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट सीएसएस। आइए जी, तो जब एक नई फाइल बनाता हूं, इसका नाम कर दिया मैं रिजल्ट डॉट सीएसएस। ठीक है जी। अब इन दोनों फाइलों को लिंक करना पड़ेगा क्योंकि इस सीएसएस की फाइल का रिजल्ट कहां चाहिए, हमें इस वाले पर चाहिए। तो जब आपको कभी सीएसएस की फाइल डायरेक्ट ब्राउजर पर रन नहीं होती, ध्यान रखना, हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीएसएस की फाइल को इस एचटीएमएल की फाइल में लिंक करना है। तो लिंक जो कराते हैं हम हेड सेक्शन में ही कराते हैं, यहां पर कराएंगे टाइटल के तुरंत बाद। और कैसे कराते हैं लिंक, यहां लिखेंगे लिंक रिलेशन, जो हम लिंक करने जा रहे हैं उसका और इस फाइल का आपस में रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, और href में जाकर सीएसएस वाली फाइल का पाथ देना होगा। अभी तो करंट डायरेक्टरी है तो यहाँ पर डायरेक्ट नाम दे दो रिजल्ट डॉट, फाइल लिंक हो गई। यहां पर हमने एक H1 हेडिंग लोरम फॉरवर्ड, दो H1 दी हमने, दो H4 दी हमने, और एक पैराग्राफ दे दी, या दो पैराग्राफ दे दो, एक पैराग्राफ और
ये मेरा कुछ कंटेंट है। अब HTML की फाइल को ब्राउजर पर रन कीजिए, इसका नाम है index4। अभी CSS इंप्लीमेंट नहीं है। अब हमें, ये खुद CSS की फाइल है, इसलिए इसमें स्टाइल टैग यूज नहीं होगा। वो HTML की फाइल थी तब हमने स्टाइल टैग यूज किया था। अब बॉडी में देखना है कौन कौन से प्री डिफाइंड सेलेक्टर हैं, H1 H4 P, ये तीन ही है। तो यहां पर मैंने कहा भाई H1 में मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, H1 प्री डिफाइंड सेलेक्टर ले लिया, कर लिया ओपन, कर लिया क्लोज। मैंने कहा भाई इसका बॉर्डर आना चाहिए इन दोनों के सब पर, बॉर्डर आना चाहिए डबल, दो बॉर्डर आएंगे डबल का मतलब। दोनों फाइलों को सेव करेंगे, बॉडी में जितने भी H1 होंगे उन दोनों पर डबल बॉर्डर आया। मैंने कहा इनका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट भी मेरा राइट में चला जाए, इनका टेक्स्ट राइट साइड में शिफ्ट हो चुका होगा, जा रहा है। अब मैं बात करता हूं H4 की। H4 में मुझे क्या करना है, H4 का मैंने फॉन्ट का कलर रेड, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट साइज कर दिया मैंने 40 पिक्सल का। मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये तीन प्रॉपर्टी H4 पे आ जाए। दोनों H4 में तीनों प्रॉपर्टी आई। अब एक और बचा है मेरा पैराग्राफ। पैराग्राफ पर आइए, मैंने कहा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, मतलब पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। चेक करें जी, दोनों का टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाओ कैपिटल में। मैंने कहा फॉन्ट का कलर ब्लू, फॉन्ट का कलर ब्लू भी आ रहा हो, आ रहा है। तो अगर आप इस टाइप की CSS करते हैं तो इस टाइप की CSS को बोलते हैं कि ये हमारी एक्सटर्नल CSS है। लिखें जी। अब CSS को कमेंट कैसे करते हैं, CSS को कमेंट करने के लिए शॉर्टकट वही है आपका HTML वाला, सेलेक्ट स्टार और स्टार स्लैश यूज होता है CSS को कमेंट करने के लिए। जब CSS कमेंट हो गई स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से, जब कमेंट हो गई तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगी, नहीं हो रही। अब यहां पर अभी आपने क्या देखा, H1, मैं H4 को हटा देता हूं यहां से। अब H1 टैग को मैं CSS कर रहा हूं तो बॉडी में जितने भी H1 है सब पर इंप्लीमेंट हो रहा है, और मैं पैराग्राफ को लेके कर रहा हूं तो दोनों पैराग्राफ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं भाई, दोनों H1 पर अलग अलग इफेक्ट आए और दोनों पैराग्राफ पर भी अलग अलग इफेक्ट आए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन प्री डिफाइंड सिलेक्टरों को यूजर डिफाइन बनाना पड़ेगा। तो जब प्री डिफाइंड सिलेक्टरों को यूजर डिफाइन बनाते हैं तो यूजर डिफाइन बनाने के दो तरीके हैं आपके पास, एक आईडी सिलेक्टर और दूसरा हमारे पास क्लास सिलेक्टर। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इनको यूजर डिफाइन बनाता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया क्लास के थ्रू माई एच। मैंने इसके लिए आईडी के थ्रू लिख दिया मैंने माई डाटा, इसका क्लास के थ्रू नाम या आईडी के थ्रू नाम यूजर, और यहाँ पे क्लास के थ्रू नाम दिया मैंने डेमो। अब इनके नाम जो प्री डिफाइंड सिलेक्टेड थे उनको मैंने क्या बना दिया, यूजर डिफाइन बना दिया। फिलहाल के लिए चाहे आप आईडी दें चाहे क्लास दें, डिफरेंस बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पे मैंने एक नाम क्लास के थ्रू दिया हुआ है, एक नाम आईडी, एक आईडी एक क्लास। और मैंने बताया था आपको कि जब आप आईडी के थ्रू नाम देते हैं तो CSS करते समय आपको हैश सिंबल का यूज करना है, और जब आप क्लास के थ्रू नाम देते हैं तो CSS करते समय आपको डॉट सिंबल का यूज करना है। तो यहां पर नाम क्या पहले वाले का, माई एच, किसके थ्रू है, क्लास के थ्रू। तो यहां लगाएंगे डॉट माई एच, डॉट का मतलब क्लास है ये। और मैंने क्या कहा, इसका बैकग्राउंड ग्रे आ जाए। तो बैकग्राउंड ग्रे किसका आया होगा, माई एच, जिसका नाम क्लास के थ्रू माई एच है। तो फर्स्ट वाले H1 का है, तो फर्स्ट वाले H1 का नाम पैरा हेडिंग पर एक बैकग्राउंड कलर आ गया ग्रे का, आ रहा है। मैंने कहा इसका फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का कलर कर दिया मैंने लाइट ब्लू, इसका फॉन्ट का कलर लाइट ब्लू भी आ रहा होगा। अब सेकंड वाले हेडिंग पर देना है मुझे, तो सेकंड वाले का नाम क्या है, माई डाटा, किसके थ्रू है, तो हैश सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हैश माई डाटा। और मैंने कहा इसका बैकग्राउंड ग्रीन आ जाए। चेक करो जी, इसका बैकग्राउंड ग्रीन आ रहा होगा, आ रहा है। अब पैराग्राफ पर आओ,
फर्स्ट वाले पैराग्राफ का नाम क्या है? यूजर। किसके थ्रू है? आईडी। तो हैश यूजर, मैंने कहा इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फॉन्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए 40 पिक्सल का। तो ये दोनों प्रॉपर्टी केवल और केवल फर्स्ट वाले पैराग्राफ पर ही लगी होंगी, लग रही है। इस पर आइए, इसका नाम क्या है? इसका नाम दिया हमने क्लास के थ्रू डेमो। तो डॉट डेमो, डॉट डेमो। तो हमने कहा इसका बॉर्डर आना चाहिए सॉलिड, इसके चारों तरफ एक सॉलिड बॉर्डर भी आ रहा होगा, सभी पर अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। तो अगर आपको सब पर अलग अलग इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पर जो प्री डिफाइंड सेलेक्टर हैं इनको यूजर डिफाइंड बनाना पड़ेगा, क्लास के थ्रू या आईडी के थ्रू। क्लास आईडी में क्या डिफरेंस है अभी देख रहे हैं। क्लास वैसे हमारी यूनिक है, सॉरी नॉट यूनिक, और आईडी हमारी यूनिक है। डिफरेंस दिखाते हैं। मुझे यहाँ पर आईडी और क्लास में डिफरेंस पता करना है। मैंने यहाँ पर एक H1 हेडिंग ली और इसी को एक बार और कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब मैं जो सीएसएस कर रहा हूं वो इंटरनल स्टाइल टैग ओपन क्लोज यहाँ पे भी कर सकता हूं। अब यहाँ पर मैंने नाम दिया क्लास के थ्रू ए, नहीं पहले आईडी के थ्रू दीजिए। आईडी के थ्रू इसका नाम दे दिया मैंने ए। मैं लगाऊंगा हैश ए। मैंने कहा इसका बैकग्राउंड ऑरेंज आ जाए। तो फर्स्ट वाले H1 का बैकग्राउंड ऑरेंज आ रहा होगा, आ रहा है जी। दूसरे वाले का क्लास के थ्रू नाम दिया डाटा, ये लगाऊंगा डॉट डाटा। इसका क्या, मैंने फॉन्ट का कलर रेड आ जाए। तो सेकंड वाले H1 का फॉन्ट का कलर रेड आ गया। मैंने बताया आपको क्लास जो होती है हमारी यूनिक नहीं होती और आईडी हमारी यूनिक होती है। यूनिक से मतलब जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर यूनिक है, तो अगर किन्हीं दो आधार कार्ड के नंबर मैच कर जाएं तो क्या वो वैलिड होंगे? नहीं होंगे। अगर आपने एक आईडी में एक नाम डाल रखा है तो इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर आपने एक आईडी में कोई और नाम डाल दिया तो इस पर मैं सीएसएस करके दिखाता हूं टीएक्सटी, और मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये क्या करेगा? ए को भी कैंसिल कर देगा और टीएक्सटी को भी कैंसिल कर देगा। जैसे था H1 वैसे ही डिस्प्ले हो रहा होगा। इस पर कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट नहीं होगी क्योंकि आईडी यूनिक है। चेक करें, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। और क्लास हमारी यूनिक नहीं होती। एक क्लास में कितने भी नाम, एक बार रिपीट कर दीजिए कितने दोबारा में। मैंने ए लगाया तो हमारा ए बैकग्राउंड में इंप्लीमेंट हो गया। और अगर मैंने एक नाम और दिया स्पेस देने के बाद टीएक्सटी, तो ये मैंने कहा इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये क्या करेगा? एक आईडी पर दो नाम है जी, बिल्कुल। ये तो यूनिक की कंडीशन ही कैंसिल हो गई। यूनिक तो कहाँ रहा ये? यूनिक का मतलब होता है केवल एक आईडी पर एक नाम, वो होता है यूनिक। अगर आपने मल्टीपल नाम दिए तो वो यूनिक नहीं है। जब यूनिक नहीं है तो ये सारी की सारी सीएसएस की प्रॉपर्टियों को कैंसिल कर देगा, दोनों को। अब हमारी क्लास यूनिक नहीं होती। डाटा दिया, इंप्लीमेंट हो रहा है। मैंने एक नाम और दिया बी, इस पर मुझे कुछ और इंप्लीमेंट करना है डॉट बी। मैंने कहा इसका बैकग्राउंड ब्लू आ जाए, बिल्कुल इंप्लीमेंट हो रहा होगा क्योंकि क्लास यूनिक नहीं होती। मैंने एक नाम और दिया डेमो, इस पर मैंने कुछ और लगाया डॉट डेमो। मैंने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ जाए, बिल्कुल चला गया होगा क्योंकि क्लास हमारी यूनिक नहीं है। तो देखो जी, जहां पर यूनिक की बात आएगी वहां पर नाम देना पड़ेगा आपको आईडी के थ्रू, और जहां यूनिक की बात नहीं है वहां पर नाम देना पड़ेगा। और यहां पर हमें देखना है ग्रुप सीएसएस। जो ग्रुप बनाएंगे आप चाहें तो प्री डिफाइंड का ग्रुप बना सकते हैं, आप चाहें तो यूजर डिफाइंड का ग्रुप बना सकते हैं, आप चाहें तो प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड का भी ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं तीनों का ही ग्रुप बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने H2 हेडिंग ये 2 टाइम्स यूज कर ली। H4 हेडिंग ये भी हमने 2 टाइम्स यूज कर ली।
और एक पैराग्राफ, ये भी हमने 2 टाइम्स यूज कर लिया। और इन सभी को यूजर डिफाइंड जो बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा क्लास के थ्रू ए, क्लास के थ्रू बी, क्लास के थ्रू नाम दे दो ए बी सी डी, दे देते हैं सी डी ई, और इसका नाम हो जाएगा एफ। फाइल को रन करें। जैसे फाइल को रन करेंगे, ये फाइल हमारे कुछ इस टाइप से आ रही है। अब मैं प्री डिफाइंड का ग्रुप बना देता हूं यहां पर ही, इंटरनल में ही। मैंने कहा सारे पैराग्राफ, कॉमा, सारे H2, कॉमा से ग्रुप बन गया। इन दोनों में क्या चाहिए? इन दोनों में मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर चाहिए। तो सारे पैराग्राफ, सारे H2 मेरे सेंटर में शिफ्ट हो चुके होंगे। H4 नहीं गया, ये दोनों H4 हैं। मैंने कहा H4, कॉमा, दोनों H4 जाएंगे, कॉमा, डॉट ई, कॉमा, डॉट ए, मतलब एक पैराग्राफ एक H2। मैंने कहा इनका बैकग्राउंड ऑरेंज आना चाहिए। तो दोनों H2, एक पैराग्राफ और एक H2, इन पर बैकग्राउंड कैसा आ रहा होगा? आ रहा है ये हो गया मेरा प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड ग्रुप। ये हो गया मेरा प्री डिफाइंड ग्रुप। अब मैं बना रहा हूं डॉट बी, कॉमा, डॉट सी, कॉमा, डॉट एफ। इनका काम मैंने फॉन्ट का कलर एक्वा आ जाए, तीनों का फॉन्ट का कलर एक्वा भी आ रहा होगा। आ रहा है जी? इस टाइप से आप यहाँ पर ग्रुप बना सकते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए आप प्री डिफाइंड को यूज करें, प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड को यूज करें, या यूजर डिफाइंड को भी यूज कर सकते हैं। इसी कहते हैं ग्रुप सीएसएस। ग्रुप बनाना है हमें, ग्रुप करते हुए सीएसएस करना। मैंने यहां पर एक H2 और इस H2 के अंदर एक स्पेन टैग लिया। एक स्पेन टैग होता है HTML का, और इसमें लोरम मैंने 3 वर्ड डाला। यहां पर मैंने एक पैराग्राफ लिया, लोरम 4 वर्ड, और इसके अंदर भी मैंने एक स्पेन टैग डाला। इसमें हेलो यूजर्स, ठीक है। अब मैं यहां पर CSS करता हूं। मैंने कहा जो H2 है, H2 का एक बॉर्डर आना चाहिए। बॉर्डर कर दिया मैंने 1 पिक्सल, या सॉलिड ही कर दो, सॉलिड। यहां पे आया मैं पैराग्राफ पर। पैराग्राफ का एक बैकग्राउंड आना चाहिए। बैकग्राउंड कर दिया मैंने ग्रे। मेरी दोनों चीजें इंप्लीमेंट हो रही होंगी। अब मुझे इस वाले स्पेन में कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी है, लेकिन मुझे इसको यूजर डिफाइंड भी नहीं बनाना। तो अगर मैं यूजर डिफाइंड नहीं बनाऊंगा तो ये दोनों स्पेन में इंप्लीमेंट होगा। दिखाता हूं कैसे। अगर मैं यहाँ पे स्पेन का यूज करता हूं, मैं करता हूं इस स्पेन का फॉन्ट का कलर रेड हो जाए, तो दोनों स्पेन पर ये फॉन्ट का कलर रेड हो रहा होगा, इसका भी और इसका भी। लेकिन मुझे तो केवल इसका इंप्लीमेंट करना है। इसको करने के 2 तरीके। पुराना तरीका बताता हूं। पहले पुराना तरीका क्या था? H2 H2 स्पेस स्पेन। इसका मतलब ये हुआ कि H2 के अंदर जो स्पेन है उसकी बात चल रही है। इसका फॉन्ट का कलर कैसा? रेड। H2 वाला स्पेन का फॉन्ट का कलर रेड हो गया होगा, उसी का हुआ है। ये पुराना तरीका था। अब इसका नया तरीका आया है। नया तरीका क्या आया है? इसको कमेंट किया हमने। अब इस H2 के अंदर जाओ और यहाँ पे एंड परसेंट लगाओ, एंड का साइन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो H2 के अंदर ही है। क्या? स्पेन। क्या करना है हमें? हमें करना है जी फॉन्ट का कलर एक्वा आना चाहिए इसमें।
तो इस स्पेन से मतलब क्या हुआ कि ये S2 के अंदर ही स्पेन है, S2 के अंदर ही स्पेन इंप्लीमेंट होगा। हो रहा है जी? ऐसी पैराग्राफ वाले स्पेन में काम करना है, एंड परसेंट का यूज करना पड़ेगा यहां पर, एंड स्पेन। और मैंने कहा इसका बॉर्डर बॉर्डर आना चाहिए डॉटेड। तो जो पैराग्राफ के अंदर जो स्पेन है उसका बॉर्डर कैसा होगा? डॉटेड। आ रहा है जी? तो ये न्यू तरीका अभी आया है। तो आपको जिसके अंदर जो चीजें हैं वहां पे एंड परसेंट का यूज करते रहेंगे और इनको इंप्लीमेंट करते रहेंगे। लिख लें जी, क्या लिखना है? मैंने यहां पर एक पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ में कंटेंट है मेरा 500 वर्ड का। अब मुझे इसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी होगी। कैसे कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, आइए। यहां पर मुझे सबसे पहले पैराग्राफ का फॉन्ट का साइज डिक्रीज करना है। यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है फॉन्ट साइज की। उसके लिए प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। तो यहाँ पर फॉन्ट का साइज 22 पिक्सल का हो गया। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, हल्का सा छोटा कर दे, 18 पिक्सल कर दो। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन के बाद जो दूसरा लाइन है इसके बीच में वर्टिकल स्पेस देना है। तो वर्टिकल स्पेस के लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है लाइन हाइट। ईच लाइन की हाइट मैंने कहा 30 पिक्सल किया जाए। तो यहाँ पर वर्टिकल स्पेस भी क्रिएट हो चुका होगा। अब ये कंटेंट देखो राइट साइड से इक्वल नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई भी, देख रहे हैं आप? मुझे इक्वल लाना है तो यहाँ प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई क्या करता है? राइट साइड से कंटेंट को इक्वल करता है। इक्वल आ गए? अभी तक आप कंटेंट को बोल्ड करने के लिए बी टैग लगा रहे थे एचटीएमएल में। अब बी टैग का यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पे लिखना होगा फॉन्ट वेट बोल्ड। जैसे ही फॉन्ट वेट बोल्ड लगाया पूरा कंटेंट बोल्ड हो गया होगा। इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज कर रहे थे, अब आई टैग का यूज नहीं करना है। यहाँ लिखना होगा फॉन्ट स्टाइल, मैंने कहा इटैलिक। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ये पूरा कंटेंट इटैलिक भी हो चुका होगा। मुझे अंडरलाइन चाहिए, वहां पे यू टैग था। अंडरलाइन के लिए यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो यहाँ पर अंडरलाइन भी आ रही होगी। फॉन्ट फैमिली जो वहां पर फॉन्ट टैग के अंदर लगाते थे, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली नाम की प्रॉपर्टी है जिसको मैंने कर्सिव बना दिया। ये मेरा पूरा कंटेंट कर्सिव भी आ रहा होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को मुझे लेफ्ट से शिफ्ट करना है। इसके लिए आपको यूज करना है टेक्स्ट इंडेंट। मैंने कहा पहली लाइन 200 पिक्सल शिफ्ट हो जाए पैराग्राफ की, क्यों फर्स्ट लाइन शिफ्ट होगी टेक्स्ट इंडेंट से। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट है हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल चाहिए। इसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज क्या करता है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। मुझे पूरा कंटेंट कैपिटल चाहिए तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। यहां पे अपर केस का यूज करना होगा। पूरा कंटेंट कैपिटल। पूरा कंटेंट स्मॉल में चाहिए तो यहां पे यूज करना होगा लोअर केस। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। पूरा पूरा टेक्स्ट स्मॉल में आ रहा होगा। ये देखो एल कैपिटल था पहले, यहाँ पे देखो जो टाइप किया हमने एल कैपिटल है, ये स्मॉल में हो गया। तो ये हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी 3 होती है, कैपिटलाइज, अपर केस और लोअर केस। इसके बाद अब मैंने क्या किया,
इसमें से पहला जो करेक्टर है, पहले करेक्टर को मैंने स्पेन टैग में डाला और पहले वाले करेक्टर का नाम क्या है, एल। अब मुझे प्रॉपर्टी इसी पे लगानी है, तो क्या लिखूंगा, n% का यूज कर लूं यहां पर, और क्या लिखूंगा, स्पेन। मैंने कहा इसका फॉन्ट का साइज 40 पिक्सल का बढ़ जाए, फॉन्ट का कलर रेड हो जाए, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, अंदर आओ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये कैपिटल में हो जाए, अपर केस। तो ये सारी चीजें किस पे लग रही होंगी, केवल और केवल एल पर लग रही है जी। इस तरीके से फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो फॉन्ट कलर के लिए कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है, कलर कर दिया हमने एक्वा, तो यहाँ पर फॉन्ट का कलर भी चेंज हो चुका होगा, हो रहा है जी। इस तरीके से आपके पास कोई भी टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं।